एनसीईआरटी की बेसिक लाइंस अपन ने कंप्लीट कर ली, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कर ली, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, उनके बारे में देख लिया। फिर अपन ने देखा कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है, वो कवर हो गया। उसके बाद में जो एएमयू है उसके बारे में भी चर्चा की अपन ने कि वन एएमयू क्या होता है, एएमयू की जो डेफिनेशन है उसके बारे में भी अपन, जो उसका एएमयू का जो कॉन्सेप्ट है मेन, वो बताया मैंने। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं कि जो वन एएमयू है उसके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। फिर मोल क्या है, मोल के फॉर्मूले क्या है, किस प्रकार से मोल के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बनते हैं, उस पर बात करेंगे। ओके, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप भी करवाऊंगा वन एएमयू का, है ना। और अपन देखेंगे कि वन एएमयू से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, उससे। तो वन एएमयू, वन एएमयू क्या है, एएमयू का फुल फॉर्म याद रखना, एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो, वन एएमयू को अपन ने डिफाइन किया था, यानी डिफाइन कैसे किया था कि जो एक कार्बन के एक एटम का मास का 1/12 पार्ट, कार्बन के वन एटम के मास का, कार्बन कौन सा, कार्बन 12, कार्बन 12 के वन एटम के मास का 1/12वां भाग वन एएमयू था। और इसको प्रॉपर प्रूफ भी किया था मैंने। ठीक है, तो वन एएमयू मैंने लिखा 1/12 पार्ट ऑफ, या 1/12 पार्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लाई कर दो, वन एटम या मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कर लो आप, लैंग्वेज सही रहेगी, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, सही है। ये अपन ने बात की और इसकी वैल्यू भी अपन ने निकाल रखी थी। एक बार वैल्यू भी निकाल के बता देता हूं, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी 12/Na ग्राम, यही होता है। और 12/Na कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है ये। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को अपन सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये है आपका वन एएमयू की वैल्यू, जिसे आप 1U भी बोलते हैं या 1 AMU भी बोलते हैं। अगर मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नीट में ऐसे भी आए हुए हैं कि अगर मैं इस 1 AMU की जो ये बेसिक डेफिनेशन है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इस डेफिनेशन को चेंज कर दूं तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा और किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी एएमयू एब्सोल्यूट, अगर आप एब्सोल्यूट एटॉमिक मास देखते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हो, ग्राम एटॉमिक मास देखते हो, सब में एएमयू का मीन है, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, किस पे नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, कितना इफेक्ट पड़ेगा, वैल्यू कितनी चेंज होगी, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं अपन। देखो, अगर यहां पे लिखो पॉइंट डाल के, इफ डेफिनेशन ऑफ वन एएमयू इज चेंज्ड, तो क्या होगा। अगर अपन वन एएमयू की डेफिनेशन चेंज करते हैं तो देखो, जो रिलेटिव मास होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट वाला मास, भाई एब्सोल्यूट वाला चेंज नहीं होगा, ग्राम वाला ग्राम में है वो चेंज नहीं होगा, पर रिलेटिव वाला, रिलेटिव मास चेंज हो जाएगा। क्योंकि रिलेटिव में मैंने क्या बताया था, पहले एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एक एटम का बटा 1 AMU करते हैं, और एक AMU की डेफिनेशन चेंज हो गई तो रिलेटिव एटॉमिक मास तो चेंज हो जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ाया था, उसमें उसके फॉर्मूले में AMU से डिवाइड करके बताया था ना तुम्हारे को। तो एक AMU को चेंज करोगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास
और रिलेटिव मोलिकुलर मास, भाई मोलिक्यूल हो तो मोलिकुलर मास, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है सर, क्या चेंज नहीं होगा, चेंज आपका देखो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, या ग्राम मोलिकुलर मास बोले, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास या एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास, ये रहेंगे नॉट चेंज। लिख लो नॉट चेंज्ड। अब सर आपने बोला कि रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज हो गया, तो कितना हुआ वो भी, अगर ये समझ में नहीं आया क्या कि रिलेटिव एटॉमिक मास, यार पूरी डिटेल में तुम्हारे को रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ाया, उसमें एएमयू आ रहा है फॉर्मूले में, आ रहा है ना, वीडियो में देखो तो सही एक बार, क्या पढ़ाया था मैंने कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बटा वन एएमयू, यही तो बोला था मैंने। एएमयू चेंज कर रहा हूं तो रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होगा, ये बात याद रख लो। ठीक है, याद नहीं याद क्या है यार, रिलेटिव एटॉमिक मास तुमने पढ़ाया ना, उसमें ये फॉर्मूला होता है, एक एएमयू को अगर इसको चेंज कर रहे हो तो ये भी तो चेंज होगा, इससे देख लो। ठीक है सर, इतना ये बात हो गई। अब सर रिलेटिव एटॉमिक मास इसमें चेंज करते कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो आ जाओ, अगर देखो लिखो, देखो मेन डेफिनेशन क्या है इसकी, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दूं, ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन को मैं क्या चेंज करूं, तो यहां पे लिखता हूं इफ डेफिनेशन ऑफ वन एएमयू चेंज, मतलब चेंज क्या हुई, अपन ने चेंज क्या किया कि इसको 1/12 पार्ट था ना, मान लो ये 1/12 पार्ट था, 1/12वां भाग होता है इसका मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का, अपन ने क्या कर दिया कि 1/xवां भाग है, अब x की जगह 1/16 हो सकता है, 1/8वां हो सकता है, 1/20 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, x मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/x चेंज कर दिया इसको। ठीक है, ओके सर, तो अपन ने चेंज किया कि क्या कर दिया, 1/x, मैंने क्या किया इसको कि 1 AMU इज 1/x पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ऐसा कर दिया। यानी अब एएमयू क्या हो गया, इसके अनुसार देखो, ऐसा चेंज कर दिया, 1/x कर दिया, x की जगह वहां पे न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यू देगा, 20 30 कुछ भी वैल्यू है ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो अब एएमयू को अपन ने क्या कर दिया, 1 AMU कर दिया 1/x पार्ट ऑफ 1/x पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 यानी 12/Na ग्राम, और पहले क्या था, 1/12 इंटू 12/Na ग्राम था। समझ में आई बात, अब इतनी चीज समझ में आ गई क्या, ये ऐसा चेंज हो गया, मान लो इतना चेंज कर दिया, तो आपके पास न्यू रिलेटिव मास कितना होगा, तो लिखो न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास इज, अब जो अपन ने x चेंज किया ना, इसमें देखो मैंने मान लो अपन को ले लिया r इंटू एक्स बटा 12 आ जाएगा। अब सर ये r क्या है, r क्या है, देखो r है आपका जो पुराना 1 AMU वाला सिस्टम है ना, ये 1/12 है, इसमें आप जो मास निकालते हो ना, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो पुराना वाला एटॉमिक मास है, रिलेटिव वाला। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, r क्या है, r है आपके लिए यहां पे
relative atomic mass if 1 AMU is 1 by 12 part of 1 atom of carbon 12। यानी पुराना वाला है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए इसके अनुसार कितना निकाला था 16 रिलेटिव एटॉमिक मास, O2 के लिए 32। जो ओरिजिनल अपन निकालते हैं ना, ऑक्सीजन के लिए 16, O2 के लिए 32, N2 के लिए 28, वो वाला है ये R। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा ये। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यहां से यहां पे लिख देता हूं। चलो ये चीज समझ में आई क्या? इसको रब करके यहां पे क्वेश्चन करवा दो, एक करवा दो। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर यहां पे क्वेश्चन करते हैं। भाई क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, ध्यान रखना। ऐसे मत चले जाना कि आएगा ही नहीं क्वेश्चन। एक बार नीट में आ चुका है, पेपर तब बनाना होगा, क्वेश्चन डाल देगा। क्वेश्चन है फाइंड न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, किसी एटम के लिए लिख लो, ऑफ ऑक्सीजन if 1 AMU is defined as 1 by ऐसे कर लो इसको 24 बाई 1 by 24। ठीक है, 1 by 24 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो, कैसे करोगे? ये पार्ट ऑफ या 1 by 12 तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या सोल्व करना है, आपको निकालना है कि जो फाइंड न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज 1 by 24th ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी अपन ने 1 AMU को चेंज किया है, और 1 AMU को कितना चेंज किया? देखो यहां पे अपन ने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, काम इससे हो जाएगा। या बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रखा है तुम्हारे को, तो उससे भी कर लोगे, पर फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, 1 by x पार्ट के रूप में लिखा है इसको, तो 1 by x चेंज किया, यहां पे कितना किया 1 by 24, यानी 1 by x किया, ये कितना है 1 by 24, इतना ही तो होगा भाई। 1 by x के बराबर है 1 by 24, तो यहां से आप x की वैल्यू कितनी आ गई 24, भाई x बराबर 24। ओके, अब 1 by 48 कर दे तो x बराबर 48 आ जाएगा। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या था, न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास अपने को निकालना है, बराबर r, जो पुराना वाला, तो r किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए r कितना होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, जब भाई 1 AMU 1 by 12 पार्ट ऑफ 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होता है, तब कितना होता है भाई, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, तो लिख लो 16 इंटू एक्स की वैल्यू 24 by 12। ठीक है, ओके सर, तो ये है न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास, तो 12 बाई, तो ये कट गया 2 से, और ये आ जाएगा आपके पास 32। तो जो न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास है, न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो आ गया 32। और वैसे कितना आता है, देखो ऑक्सीजन का
अगर अपन निकाले तो 16 आता है, और अगर अब निकाला अपन ने, आर कितना था, 16 था ना, जब 1/12 पार्ट होता है तब, और ऐसे निकाला मतलब 1/24 कर दिया इसको, तब ये 32 आ गया। अगर 1/48 कर दोगे तो ये 48, तो यहां पे 24 की जगह 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे अपन, ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लो इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करूं मैं, डिफाइन हैज 1/48 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब लो इसको करके बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देख 1/x कितना हो गया, 1/48, न्यू x बराबर कितना है, ये 48 है ना, तो न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, r। r क्या है, देखो ऑक्सीजन के लिए r 16 इंटू एक्स की वैल्यू 48 अपॉन 12, तो 12 से ये 3 बार 4 बार, और 16 इंटू 4 तो 64 आपके पास आंसर आ जाएगा, न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास। यहां पे लिख लो न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इस प्रकार क्वेश्चन करना है भाई, देख सिंपल है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, मान लो जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, क्वेश्चन है इफ न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास इज, बनाते हैं देखो एक बार 60 कर लेते हैं, देख निकाल लेंगे। इफ न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास इज 1 बाई या 60, ठीक है 60 ऑफ N2, ठीक है, इफ 1 AMU is defined as 1/x part of 1 atom of carbon 12, then find value of x। अब x की वैल्यू निकालनी है कि x क्या होगा। ओके देखो क्वेश्चन देखो, इफ न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास इज 60 ऑफ N2, यानी देखो 60 है किसका, N2 का, न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास दे रखा है आपको, और 1/x टाइम हो गया, तो x की वैल्यू पूछी है, तो वही इसी फॉर्मूले से कर लो, काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास, देखो न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास कितना दे रखा है 60 इज इक्वल टू r। r क्या है, N2 के लिए कितना होगा भाई, अपन N2 के लिए कितना मानते हैं 14, 28। हाँ चलो इसको नाइट्रोजन कर लो, अब 14 हो गया, N2 करोगे तो 28 लिखना पड़ेगा, और N करोगे तो 14, ठीक है 14 N कर दिया, नाइट्रोजन कर दिया इसको, तो ये हो गया 14 इंटू x अपॉन 12, ये हो गया सही बात। ओके अब x की वैल्यू यहां से निकाल लो आप, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 12 इंटू 60 अपॉन 14, चलो इसको ऐसे कर लो, ये यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर डेटा को सिंपल करूं मैं, डेटा को सिंपल करूं तो मैं, अगर इस क्वेश्चन को ऐसा कर दिया मैंने, मान लो डेटा को सिंपल कर दिया, और सिंपल कर देता हूं तो कितना आएगा, देखो मान लो 42 ले लिया, अब बताओ, अब करके बताओ, वैसे ही करना है कोई काम नहीं, वो फॉर्मूला लगाओ, न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास कितना देर का है 42, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए आर कितना होगा भाई, आर कितना होगा 14 इंटू एक्स बाई 12। अब यहां से x की वैल्यू पूछिए आपको, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, देखो 12 इंटू 42, 12 इंटू 42 अपॉन क्या जाएगा 14, तो 14 से ये
3 बार, तो ये आंसर आ जाएगा 36, यानी 1/36 की है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। ठीक है, तो इस प्रकार आपको न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास के क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है, अब देख 3-4 क्वेश्चन हो गए ना भाई, इसमें भी वैल्यू चेंज करके एक बार बता दी तुम्हारे को, इसमें भी वैल्यू चेंज करके एक बार 60 के साथ बताया, एक बार 42 के साथ बताया। ठीक है, ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू r इंटू एक्स बाई 12। यहां पे ध्यान रखना, r जो पुराना वाला रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, जो ओरिजिनल अपन 1/12 से निकालते हैं वो है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं मोल की। मोल क्या है? मोल में एक तो इसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बात क्या है कि जो मोल में है ना, डेफिनेशन रखनी नहीं है, इसके फॉर्मूले हैं 3-4, वो याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हो गए ना, तो उसके बाद में हर क्वेश्चन में लगेंगे फॉर्मूले। मोल कॉन्सेप्ट के जो 4 फॉर्मूले हैं ना, वो हर क्वेश्चन में लगते हैं, हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अपन देख लेंगे उन फॉर्मूले को। वैसे मोल होता क्या है? मोल होता है कि 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain as many entities as these are atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope। यानी 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में कितनी एंटिटीज प्रेजेंट है, वही है तुम्हारा मोल। बस 12 ग्राम में, कार्बन 12 में ध्यान रखना कितनी एंटिटीज प्रेजेंट है। सिंपल सी बात करें, जैसे 1 दर्जन में 12 पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही 1 मोल में 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ऐसी बात अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल क्या है कि एक मेजरिंग राशि है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। जैसे कि जैसे आप 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 1 मोल में कितने होंगे भाई? 6 Na पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसी बात कर सकते हैं। पहले मोल की डेफिनेशन बता देता हूं, फिर इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो लिखे मोल, अपन लिख सकते हैं कि 1 मोल इज अमाउंट of substance that contain as many entities as these atoms as these are atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope। ठीक है, ये बात होगी। ये तो है डेफिनेशन, कोई काम की नहीं है। यानी ये 1 मोल क्या बोलता है कि आपके पास इतनी एंटिटीज होनी चाहिए कि जो एटम कार्बन 12 के, ठीक है, उसके 12 ग्राम में प्रेजेंट हो। समझ रहे हो? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी एंटिटीज प्रेजेंट है, उतनी ही एंटिटीज 1 मोल में होगी। क्लियर बात? ओके सर। जैसे आप बात कर क्या करते हो, 1 दर्जन है, 1 दर्जन में 12 होते हैं, कोई भी ले लो। 1 दर्जन पेन में 12 पेन्स होते हैं। वैसे ही अपन बात करें कि 1 मोल में क्या होगा, 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, 1 मोल में इतना होता है। 1 दर्जन में 12 होता है, तो 1 मोल में इतना होता है। जैसे एक सप्ताह में 7 होते हैं, 7 दिन, वैसे ही 1 मोल में इतना होता है। और ये बहुत बड़ी राशि यार, देखो 23 10⁻23 हो गया, यानी 23 जीरोस लगेगी इसमें। ठीक है, तो बहुत बड़ी राशि होगी। अब इसकी एक बात हो रही है कि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जनरली क्वेश्चन आएगा किससे? इसके फॉर्मूले और इसके कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे एक बात लिख लो, 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23, इसको ही Na बोलते हैं। 1 Na, यानी Na का मीन्स क्या है? आवेगाड्रो नंबर। Na क्या है? आवेगाड्रो नंबर। याद रखो, Na क्या है? आवेगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है इतना। ठीक है,
अब एक मोल में इतने पार्टिकल हैं तो ये पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। एंटिटीज है, कोई भी एंटिटीज हो उतनी एंटिटीज हो जाएगी, ओके। मोल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। अब सब निकालना जानते हैं कि वेट दिया हुआ हो तो आप मोल कैसे निकालोगे? वेट बटा मोलर मास करके, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में, तो मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन आवेगाड्रो नंबर। ये है Na का मतलब है आवेगाड्रो नंबर, ठीक है। Na का क्या मतलब है? आवेगाड्रो नंबर। अब एक फॉर्मूला और आ जाएगा, जैसे अपन नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेना, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हों तब मोल कैसे निकालेंगे? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन आवेगाड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी कैसे सर? जैसे आपने लिया CO2, CO2 के लिए एटोमिसिटी कितनी होगी? एक तो कार्बन, दो ऑक्सीजन, तो 3 हो जाएगी। जैसे CH4 है, इसके लिए एटोमिसिटी की बात कर रहा हूं मैं, एटोमिसिटी कितनी होगी? एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, तो 5 हो जाएगी। ऐसे ध्यान रखना है ना, एटोमिसिटी ये होती है, यानी कितने आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, वो एटोमिसिटी में चला जाएगा। ये बात हो गई। अब इसका एक फॉर्मूला और आता है, वो फॉर्मूला है एसटीपी और एनटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन पे लागू होता है और ओनली गैसेस के लिए लागू होगा। ध्यान रखना, किसके लिए? ओनली गैसेस के लिए। तो वो फॉर्मूला भी एक बार बता देता हूं, क्या है? मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको लीटर में लिखना है, अपॉन 22.4। कुछ जगह आपको न्यू बुक्स में अब क्या है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है, उसमें आपको 22.7 भी दिया हुआ हो सकता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, 22.7 भी हो सकता है कुछ जगह, ठीक है, ओके। 0.4 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी वैल्यू में चेंज आती है। क्यों चेंज आती है? एसटीपी वाले टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू से, ठीक है, एसटीपी और एनटीपी पे, ठीक है सर। वॉल्यूम बटा 22.4 ये लीटर में होगा। ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा? यहां पे लिख लो स्टार पॉइंट डाल के, ये वाला फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर गैसेस, गैस के लिए ही लागू होगा। उसके बाद में दूसरी कंडीशन एसटीपी एंड एनटीपी पे कंडीशन दी हुई होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, ध्यान रखना, वरना लागू नहीं होगा। एसटीपी और एनटीपी कंडीशन नहीं दे रखी है ना, लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या टेम्परेचर दे के बोला हुआ होगा, टेम्परेचर दिया हुआ होगा, ठीक है, या आपको ये लिख के दिया हुआ होगा एसटीपी दे रखी है कंडीशन या एनटीपी दे रखा है, ठीक है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है सर। नॉर्मल में 1 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 ATM इसमें, तभी तो ये चेंज आ रहा है आपके पास 22.4 और 22.7, ठीक है। ये बात होगी। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? गैसेस के लिए एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पे। अगर आपको दे रखा है O2 लिक्विड में है, लिक्विड में फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। O2 गैस है और एसटीपी और एनटीपी पे दे रखा है, तब लगा दो चाहे। क्लियर बात? ओके सर। H2O लिक्विड है, वहां नहीं लगेगा। H2O गैस है, एसटीपी और एनटीपी दे रखा है, तब ये फॉर्मूला लग जाएगा, ओके। इतनी बात क्लियर। अब एक वैल्यू आर की वैल्यू जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी बता दूं क्या तुम्हारे को? पर यहां पे एक कॉन्सेप्ट और देख लो इसके साथ में, आर की वैल्यू तो अपन करते रहेंगे डिस्कस। एक कॉन्सेप्ट आता है कि ग्राम एटम मॉलिक्यूल, जो ग्राम मॉलिक्यूल से ग्राम एटम्स, ग्राम एटम या आपको दे ग्राम मॉलिक्यूल, ये दोनों वर्ड का मतलब ही मोल होता है। क्वेश्चन में ग्राम एटम दे दे, ग्राम मॉलिक्यूल दे दे, इसका मतलब ही मोल होता है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है कि मोल, ठीक है। अभी मैंने बताया कि देखो
जो अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए जैसे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब होगा 1 मोल, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर जैसे 1 ग्राम मोलिक्यूल लिखा हुआ जाए, 1 ग्राम मोलिक्यूल, इसका मतलब भी 1 मोल होगा। यानी अगर ग्राम एटम आ जाए, ग्राम मोलिक्यूल आ जाए, तो उसका मतलब होता है कि वो मोल है, 1 मोल। ठीक है सर, ये बात क्लियर। क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर देखो वेट दे रखा है और आपको ऐसे नहीं बोले कि इसका मोल बताओ, वो ऐसे बोल दे कि इसके ग्राम एटम्स बताओ, तब ग्राम एटम्स बताओ, उसका मतलब वो मोल ही पूछ रहा है। ठीक है, ग्राम एटम पूछे, मोल पूछे, सेम बात है। ओके सर, इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज और देखो, आपने मोलर मास देखा है, सबको पता है कि जैसे मैं लिखूं सोडियम के लिए, सोडियम के लिए मोलर मास, एमएम का मतलब मोलर मास कितना होता है, 23 होता है, 23 ग्राम मोलर मास। तो जितना मोलर मास होता है ना किसी भी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का, जो मोलर मास है, जैसे सोडियम का है 23 ग्राम, तो ये 23 ग्राम इसके 1 मोल का मास है। मतलब क्या, अगर आप लिखना चाहो तो जैसे अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था उससे बता देता हूं, फॉर्मूले से बता देता हूं, मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास 23 ग्राम में मत लिखो ना इसको, चलो 23 लिख लो, रिलेटिव में लिख लो, मोलर मास। अगर मैं देखूं जो मोलर मास है, अगर 1 मोल के लिए लिखूं, 1 मोल, तो इसको अगर 1 करूं मैं, तो वेट अपॉन मोलर मास 23, तो इसका वेट कितना आ गया भाई, वेट आ गया ना 23 ग्राम, यही तो हुआ। 1 मोल का वेट है 23 ग्राम। यानी सिंपल सी बात ये समझ लो, आप आपको ये फॉर्मूला इनके चक्कर में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या, अगर कोई एटम है और उसका मोलर मास दे रखा है, तो भाई मोलर मास 1 मोल का मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 1 मोल ऐसे लिख लो, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए सोडियम का कितना हो गया 23 ग्राम वेट, वेट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम, यानी इसके 1 मोल में 16 ग्राम वेट है। इतनी बात तो समझ में आई होगी। जैसे CO2 लिखूं मैं, CO2 के लिए 44 ग्राम। भाई क्वेश्चन डायरेक्ट करने की अप्रोच बता रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल का मास, जो भी मोलर मास है या जो एटम है, एलिमेंट है, उसका मोलर मास, उसके 1 मोल में कितना होगा, उसके मोलर मास को ग्राम में कर दो, उतना ही होता है। या फिर अगर ऐसा याद नहीं हो रहा है ना, तो वो याद रखो, मोल बराबर वेट बटा मोलर मास, उस फॉर्मूले से करते जाओ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अगर आपको जैसे दे दे, वो क्वेश्चन दिया फाइंड मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, रुक जाओ, सारी चीज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या, मैंने क्या बताया, उसका मोलर मास देखो, और जितना मोलर मास है, सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, तो उसके मोलर मास में 1 मोल होता है, 23 मोलर मास है 1 मोल के लिए। तो यहां पे 46 है, 23 का दुगना है 46, यानी इसके कितने मोल हो गए, 2 मोल, अपने बेसिक तरीके से। अरे नहीं आई समझ में भाई, देख 23 ग्राम में होता है 1 मोल, तो 46 ग्राम में कितना होगा भाई, 2 मोल ही तो होगा। अरे इसको 2 से गुणा कर दिया तभी तो ये आया, इसका दुगना ही तो है 46 23 का। या फिर आपको जो फॉर्मूला बताया उससे कर लो। फॉर्मूला क्या था, वेट, फॉर्मूला क्या था इसका, मोल इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, एमएल। मोल निकालना है, वेट कितना देगा 46 ग्राम,
46 अपॉन मोलर मास कितना है भाई इसका बताओ 23। ठीक है 46/23 तो मोल कितने आ गए 2 मोल। ऐसे निकाल 2 मोल आए, फॉर्मूले से निकालो 2 मोल आए। तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता चला। एक यहां से एक कॉन्सेप्ट आप क्या बना के जा रहे हो कि जितना मोलर मास है जितना, ठीक है, उसका ग्राम एटॉमिक मास या जितना मोलर रिलेटिव मास है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास या मोलर मास बोल लो, ठीक है, उसमें 1 मोल में वेट के बराबर होता है। समझ रहे हो बात? यानी जैसे सोडियम का 23 है तो 23 1 मोल में होगा, ऑक्सीजन का 16 है तो वो 1 मोल में होगा, N2 का है 28 ग्राम तो वो होगा उसके 1 मोल में, N2 के 1 मोल में 28 ग्राम होंगे। ठीक है ओके। एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट, अरे ये कॉन्सेप्ट है भाई याद रखना इसको, 1 मोल में उसके मोलर मास के बराबर वेट होगा, ये बात है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो 1 मोल्स में Na पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल में Na पार्टिकल्स होंगे, या Na आप एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं पर, ठीक है। तो 1 मोल में Na पार्टिकल, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो कुछ पीवी बराबर एनआरटी वगैरह ये आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? नहीं, बताना पड़ेगा। चलो ठीक है वो भी बताता हूं। देखो पहले तो ये देख लो, ये पार्टिकल्स के बारे में Na मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, सीधा ही लिख लो डायरेक्ट ही, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स क्यों लिखते हो, मॉलिक्यूल्स ही लिख लो, चलो ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन एग्जांपल वो बोलेगा आपको कि आपको वेट दे रखा मान लो 46 ग्राम सोडियम में आपको बताना है मॉलिक्यूल्स। फाइंड आउट मॉलिक्यूल्स इन 46 ग्राम सोडियम, ऐसे लिख लो, लिखना पड़ेगा है। फाइंड molecules in 46 ग्राम ऑफ सोडियम। अब बताओ सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालना है। देखो 46 ग्राम, 46 ग्राम देखो 23 में कितना होता है 1 मोल होता है, और 46 में कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 2 मोल में 2 Na होंगे। बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूले सेव कर लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला पता है उससे कर लो। देखो पहले तो मोल निकाल लो, इसके मोल कितने हो गए भाई 46/23 तेरे फॉर्मूले से निकाल देता हूं 2 मोल। अब देख 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स है तो इसके 2 मोल में कितने होंगे भाई 2 मोल में 2 Na होंगे, खत्म बात। अब ये इतने बेसिक क्वेश्चन अब नहीं बताऊंगा, अब थोड़े लेवल अप करते हैं, है ना। जैसे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह ये निकालना आता है क्या? जैसे क्वेश्चन दूं मैं, आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 48 ग्राम ऑफ CH4, ये बताओ 48 ग्राम ऑफ CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सबसे पहले तो देखो CH4 को देख लो, CH4 के एक मॉलिक्यूल उठाओ, एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल किसका लिया अपन ने CH4 का लिया, CH4 का 48 ग्राम में निकालेंगे। पहले एक मॉलिक्यूल में निकाल के देख लो। देखो कार्बन में +4 है आपके पास हाइड्रोजन, तो देखो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, 4 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन में क्या हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन में, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए
भाई साहब आपके पास एक मॉलिक्यूल में निकाला है मैंने 48 ग्राम की बात अभी करेंगे, ठीक है सर। तो यहां पे मैं 1 मॉलिक्यूल में निकाल लिया अपन ने। तो देखो 48 ग्राम CH4 है, तो इसके मोल निकालो पहले। तो मोल निकालो 48 अपॉन CH4 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का हो गया 12 और 4 16 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएंगे यहां पे 4 मोल, 3 मोल है, 3 मोल, 3 मोल, 3 मोल आ गए, ठीक है। अब देख एक मोल में Na पार्टिकल्स, जो Na मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कर सकता है तू। तो एक मोल में कितने होंगे आपके पास, एक मोल में 10 इलेक्ट्रॉन इंटू Na, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे 30 Na, खत्म बात। अब 30 Na इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, सारा कॉन्सेप्ट यही है। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने एक मॉलिक्यूल में कितने निकाले, 10 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब एक मोल में 10 Na इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 मोल में 3 से गुणा कर दो, 30 Na इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिंपल, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं ये। क्या कैसे निकाल रहे हो आप भाई, मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में देख ले CH4 में एक में कितने जा रहे हैं, फिर मोल निकाल, 3 मोल है, ठीक है। एक मोल के लिए निकालो कितना होगा, तो 3 मोल में कितना होगा, कर लोगे काम ये, ठीक है सर। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं तुम्हारे को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, अभी समझ जाओगे। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा किसका, आपको अगर पूछे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स पूछे, उसके लिए बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, मोल इनटू आप Na कर दो, समझ रहे हो बात, ठीक है। अब करते रहना ये फॉर्मूलों से आप। सेकंड, आपको अगर पूछे नंबर ऑफ एटम, अभी इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, तो आप क्या कर दोगे, मोल गुणा Na इंटू एटोमिसिटी, ये लो काम हो जाए। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। यानी मैंने क्या किया, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। ये काम हो गया तेरा, ये 3 फॉर्मूले से काम हो जाएगा। देख, अरे मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 48 ग्राम ऑफ CH4, CH4 में देख लो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 है ये, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देख ले मोल कितने हैं, मोल देख ले, 3 मोल हो गए। एक मोल में 10 Na इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 मोल में इतने हो गए। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, और ये फॉर्मूले दोनों याद होने चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। क्वेश्चन करवाता हूं इस पे। मॉलिक्यूल्स का और एटम्स का एक साथ ही करवा देते हैं ना। भाई ये कुछ कॉन्सेप्ट भी साथ में आपको आने चाहिए, वरना हर चीज का फॉर्मूला तो बता ही दूंगा मैं, हर चीज का फॉर्मूले हर चीज के हैं, पर कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जहां पे कॉन्सेप्ट से जल्दी क्वेश्चन हो रहा है वहां पे कॉन्सेप्ट से करो, हर जगह ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जिस जगह फॉर्मूले से आंसर जल्दी आ रहा है ना, फॉर्मूले से करो, कॉन्सेप्ट लगाओगे फॉर्मूला ड्राइव करोगे, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिस जगह कॉन्सेप्ट से जल्दी आ रहा है आंसर, उस जगह कॉन्सेप्ट से कर लो, वरना हर जगह ऐसे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लगाते रहे तो फॉर्मूले, तो फिर फॉर्मूले भी जरूरी है याद करना। देखो क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं अपन,
किसका लें, मॉलिक्यूल्स निकाल लें। तो लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 48 ग्राम ऑफ CH4। चलो इसमें ही निकाल दो। मैंने क्या बोला आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल गुणा आविगाड्रो नंबर। तो इसके मोल कितने हो गए, देखो 48 ग्राम है तो 48 वेट बटा मोलर मास 16 इंटू Na, ये हो गया। ये तो मोल हो गए, ये Na कर दिया। Na क्या है, Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये कर सकते हो, या इसको डायरेक्ट भी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या हो गया 16, 3Na, आंसर 3Na आपको दिया हुआ हो सकता है, या 3 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23 भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है, आंसर में 3Na लिख दो या वैल्यू को सोल्व करके ये लिखा हुआ आ सकता है। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल लोगे इसमें, या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि एक मोल में पहले तो इसके मोल निकाल लो, और दूसरी तरीके से क्या कर सकते हो उसको एक बार बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं बताऊंगा अब, क्योंकि बहुत बार बताया। वही यार सिंपल सा मेथड है, देख एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे 48 ग्राम में कितने मोल हो गए, 3 मोल। तो 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 3Na मॉलिक्यूल्स, आंसर 3Na हो गया। ये तो कॉन्सेप्ट है, एक मोल में Na होते हैं, याद रखना है तुम्हारे को, और 3 मोल एक में इतना तो 3 में इतना हो गया, मोल निकालिए 48 के 3 मोल तो बनते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं एक। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, चलो ईच एलिमेंट में करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 48 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है सर, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं ईच एलिमेंट में CH4 के में। ठीक है, मोल निकाल लो। सबसे पहले मोल निकाला तुमने, मोल कितना आया 48/16, तो इसके 3 मोल बन गए आपके पास। ओके सर, 3 मोल हो गए। अब देख पहले तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स निकाल ले, या टोटल नंबर ऑफ, देखो पहले एक बार बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ एटम, या टोटल बाद में बताता हूं, पहले एक एक के निकालते हैं, सबके एक एक के। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने होगा, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। मोल कितने हैं 3 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कार्बन कितने हैं भाई, एक कार्बन है, एक, तो 3Na हो गए एटम्स किसके, कार्बन के। आगे आ जाओ, इसका ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के देखो मोल कितना है 3, मोल कितना है 48 ग्राम में 3 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 करो, तो ये हो गया 12Na। अब आपको टोटल निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब टोटल कितने हैं भाई, कार्बन के तो 3 हैं और हाइड्रोजन के कितने 12, तो 3Na प्लस 12Na, तो कितना हो गया 15Na। या एक तरीका और है टोटल नंबर ऑफ एटम्स का, क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल कितने थे 3 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। अब देखो टोटल एटम्स की एटोमिसिटी कितनी, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो 1 और 4 5 हो गए, तो 5 कर लो, यानी ये आपके पास 15Na यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, या इस क्वेश्चन में देखो एक एक इंडिविजुअल भी निकाल के मैंने बता दिए। ओके सर, ये बात क्लियर, समझ में आया क्या। अब देख PV बराबर nRT वाला वो इक्वेशन, वेपर डेंसिटी
और ये चीजें करते हैं। अरे सिंपल सी है चीज यार, देख मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करोगे, देखो मोल गुना Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे भाई, है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी कर दो, या मोल गुना Na गुना एटोमिसिटी कर दो, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है आपकी। अब देखिए ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कई बार क्या है कि अब देखो मोल कॉन्सेप्ट में सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे पूछ लेता है कई बार कि निम्न ऑप्शंस में विच ऑफ द फॉलोइंग्स में किसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम है, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, ऐसा क्वेश्चन भी आया है और हर बार आता है क्वेश्चन भाई ऐसा। तो ये ध्यान रखना, छोटा कॉन्सेप्ट है पर इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार एक सिंपल सी चीज बढ़ा देता हूं। वैसे अपन जो गैसेस स्टेट वाला चैप्टर हट गया ना, उसमें पढ़ाते थे फुल डिटेल में आइडियल गैस के बारे में, पर एक बार यहां पे भी देख लो आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि जो आर है गैस कांस्टेंट है वो बहुत जगह काम आता है, थर्मो में भी काम आएगा तो इलेक्ट्रो में भी काम आएगा, इक्विलिब्रियम में भी काम आएगा, ठीक है। तो हर जगह सॉल्यूशन में भी काम आता है, तो उसकी वैल्यू वगैरह भी एक साथ बता देता हूं। पीवी बराबर nRT होती है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन है गैस, एन है मोल्स, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। टी को टेम्परेचर को किस में रखोगे, केल्विन में, ठीक है। यहां से जो आर की वैल्यू होती है, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लिखना चाहे, देखो बहुत सिंपल तरीके की वैल्यू बताऊंगा, वो 0.08 या 0.008 वो वाली नहीं, वहां से कैलकुलेशन करोगे फंसोगे तुम, क्योंकि वो कैलकुलेशन में रियल में फंसते हो। देखो सारी चीजें बता दूंगा मैं, 1/12 ये अपन लीटर एटीएम के लिए बात करते हैं, लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये होगी आर की वैल्यू लीटर एटीएम में। अगर आर की वैल्यू अपने को पूछे वो जूल में, तो लिखो 25/3, वही 8 के लगभग होगी, 8 पॉइंट कुछ बोलते हैं ना वो, 25/3 करो, कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगी। ये है आपका जूल में, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अगर कैलोरी में बोले तो 2 होती है इसकी वैल्यू कैलोरी में, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ये ले भाई आर की तीनों वैल्यू। अब जहां पे लीटर एटीएम हो, लीटर एटीएम की वैल्यू रख, जूल हो तो जूल की वैल्यू रखोगे, कैलोरी में पूछे तो कैलोरी की वैल्यू रखोगे, ठीक है। ओके सर, एक कॉन्सेप्ट आता है जैसे वो डेंसिटी का चीज क्या हो, एक बार देख लो, ये सिंपल फॉर्मूला है, डेंसिटी बराबर, ये भी चलता है, ठीक है, वही है आइडियल गैस से किया है मैंने, ठीक है। ये है मोलर मास, पी प्रेशर है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, डी क्या है, डेंसिटी है, डी क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी। ओके सर, एक टर्म आती है वेपर, वेपर डेंसिटी, उसकी बात कर लेते हैं। वेपर डेंसिटी किसी गैस के लिए निकालनी है तो कैसे निकालोगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, उस गैस की डेंसिटी और जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है उसका रेशियो होता है वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, भाई टेम्परेचर प्रेशर का ध्यान रखना, जिस पे ये ले रहे हो उसी टेम्परेचर प्रेशर पे ये होनी चाहिए, दोनों की डेंसिटी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होनी चाहिए, तब वो वेपर डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आता है वेपर डेंसिटी का, वो भी काम आता है कि वेपर डेंसिटी है ना, वो मोलर मास का हाफ होती है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2, ये भी याद रख लेना भाई, काम आ जाता है बहुत जगह ये। तो ये 2-3 चीजें आपको समझ में आई क्या, हो गया, ओके।
ये हो गया। अब देखो एक पॉइंट और देखो, मास परसेंट वाला, मास परसेंटेज। मान लो कोई कंपाउंड है, उसमें कंपोनेंट्स है ए प्लस बी, ठीक है। कोई कंपाउंड है आपके पास, उसमें कंपोनेंट्स है ए प्लस बी मान लो। अब आपको इस कंपाउंड में ए की मास परसेंट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखो, मास परसेंट ऑफ ए, फॉर्मूला अच्छा याद रख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो नहीं पूछी जाएगी तुमसे मास परसेंट, पर एम्पेरिकल फॉर्मूला में भी काम आएगा, बहुत जगह ये मास परसेंट निकालना काम आता है, ठीक है। ओके सर, तो मास परसेंट ऑफ ए क्या होगा? मास ऑफ ए का मास बटा टोटल मास। अब टोटल मास क्या है? ए प्लस बी का, क्लियर बात, इनटू आप कर दोगे, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। वैसे ही मास परसेंट ऑफ बी पूछे तो क्या लिखोगे? मास ऑफ बी बटा टोटल मास। अब ये मास परसेंट वाले क्वेश्चन कर लोगे। अब इसमें न्यूमेरिकल यार सिंपल आते हैं इसके न्यूमेरिकल। अब सिंपल न्यूमेरिकल क्या करवाऊं इस पे? मैं कंपाउंड दे दूं, उसका वेट दे दूं, और फिर मास परसेंट एक ही निकलवा लो, तो वेट तो दे रखा है, कैलकुलेशन ही तो है। अब इसके टफ क्वेश्चन जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला में बनते हैं, तो वो टफ क्वेश्चन करेंगे अपन। सिंपल तो मास परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ये हो गया। एक एवरेज मोलर मास वाला फॉर्मूला और आता है, वो भी आपको यहीं पे बता देता हूं मैं, ठीक है। तो एवरेज, एक फॉर्मूला और लिख लो, है ना, एवरेज मोलर मास का, एवरेज मोलर मास, ठीक है। किसी कोई मिक्सचर है ना, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, आपको कोई मिक्सचर दे रखा है और बोले कि उसका एवरेज मोलर मास निकाल के दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना है, क्या है? टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर बटा टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो ये देख, दो तीन फॉर्मूले हैं, याद हो जाने चाहिए। एवरेज मोलर मास, ठीक है, मिक्सचर का कैसे निकालोगे? टोटल मास ऑफ मिक्सचर बटा टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। मास परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। वेपर डेंसिटी की ये कॉन्सेप्ट हो गया कि डेंसिटी ऑफ गैस बटा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, उससे अपन वेपर डेंसिटी निकाल लेते हैं। ज्यादातर फॉर्मूला क्या काम आएगा वेपर डेंसिटी का? ये वाला फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आपको बनेगा। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2, ठीक है, हो गया। अब अपन जो परसेंटेज एलिमेंट वगैरह है उस पे चलते हैं ना, ये नोट करो फटाफट। ये वैल्यू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू याद कर लेना भाई। अब ये हो गया, देखो परसेंटेज एलिमेंट की बात कर लें। देखो परसेंटेज एलिमेंट का कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। कुछ जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, उसकी बात करते हैं। जैसे वेट बाय वेट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना। तो देखो इन चीजों में, देखो मैं कुछ परसेंटेज टर्म्स बताऊंगा आपको, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, है ना, परसेंटेज वेट बाय या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करेंगे, पीपीबी और पीपीएम, इनके बारे में बात करूंगा। इन सभी में आपको एक चीज याद करनी है, और वो सिंपल चीज क्या है? आपको सोल्यूट बटा सॉल्यूशन याद रखना है, बस काम हो गया। सोल्यूट बटा सॉल्यूशन करना है इसमें, सोल्यूट बटा सॉल्यूशन कैसे? अगर मैं बात करूं परसेंटेज वेट बाय वेट की, परसेंटेज वेट बाय वेट यानी परसेंटेज वेट बाय वेट, या परसेंटेज मास बोल सकते हैं इसको, परसेंटेज मास, ठीक है। ये होगा वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। समझ में आई बात?
सोल्यूट बटा सॉल्यूशन। वैसे ही मैं बात करूं, अगर परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम की, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम का मतलब परसेंटेज वेट बटा वॉल्यूम, तो ये क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है तो 100 से, वही सोल्यूट बटा सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैं बात करूं परसेंटेज वॉल्यूम की, यानी परसेंटेज वे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज भी सिखाऊंगा। मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है सोल्यूट बटा सॉल्यूशन का, उससे काम हो गया आपका। एक चीज और देखो, जैसे पीपीबी की बात कर लेते हैं या पीपीएम की बात कर लेते हैं। पीपीएम का मतलब फुल फॉर्म क्या है, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो आप लिखोगे पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना भाई, सोल्यूट बटा सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इनटू आप कर दोगे। अब पीपीएम है, पार्ट पर मिलियन है, तो 1 मिलियन में क्या होगा, 10 की पावर 6 जीरो होती है, तो 10 टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, मिलियन के लिए। अगर ऐसे ही पीपीबी बोले वो, तो पार्ट पर बिलियन, तो उसमें क्या हो जाएगा कि 10 टू पावर 9 हो जाता है। ठीक है, तो वो भी बता देता हूं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं पीपीबी, पीपीबी, तो ये होगा आपका पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट व सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, सब में सॉल्यूशन चलेगा, इंटू 10 टू पावर 9, 10 की पावर 9, बिलियन है ना, इसलिए बिलियन 10 की पावर 9 होता है और मिलियन 10 की पावर 6 होता है। परसेंटेज में 10 100 से कर दोगे आप परसेंटेज में। ठीक है, 100 से, ओनली 100 से। अब देखो इसका मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या है, आपको जैसे एक बेसिक चीज सिखाता हूं मैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, वो फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने लिया 2% वेट बाय वेट NaCl इन वाटर, या NaCl ले लो, तो आप क्या बोल सकते हो, इसका मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या होगा कि 2 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यही मतलब हुआ इसका। ये बेसिक मतलब समझो आप। 2% वेट बाय वेट यानी 2 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है, 2 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सोल्यूट NaCl हो, कुछ भी दिया हुआ, KCl, कुछ भी सोल्यूट, कुछ भी दे रखा हो तुम्हारे को, CaCl2 कैल्शियम हो, कुछ भी हो, सोल्यूट सॉल्यूशन में इतने परसेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज लिखूं, मैंने लिखा 10%, 10%, कुछ भी लिख लो, जैसे मैंने लिखा CaCl2 10% वेट बाई वॉल्यूम कर दूं मैं CaCl2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 ग्राम CaCl2 है, वो आपका 100 वॉल्यूम में 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है, बेसिक मतलब ये निकला भाई। 10 ग्राम वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है, तो 10 ग्राम 100 में प्रेजेंट है। जैसे एक एग्जांपल और लो, मैंने लिखा 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम C2H5OH प्रेजेंट इन वाटर, ऐसे लिख लो आप चाहे। ठीक है,
तो सॉल्यूशन वाटर ले लिया अपन ने मान लो, तो यहां पे क्या होगा कि 20 ml, ठीक है, 20 ml C2H5OH present in 100 ml सॉल्यूशन। ये बेसिक मतलब होगा। इन चीजों का बेसिक मतलब ये है, वेट बाय वेट, परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, ऐसे समझो चीजों को। अब क्वेश्चन आपको आएगा फॉर्मूले से करो, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देख 2% वेट बाय वेट NaCl प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर आपको यहां पे दे दे 200 ग्राम, 200 ग्राम दे दे, 100 की जगह 200 दे दे, तो NaCl कितना होगा भाई, 4 ग्राम होगा भाई। 2 100 में, 2 है 100 में, तो 200 में कितना होगा, 4 ग्राम। ऐसे भी कर सकते हो, या ये तो है फॉर्मूले, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ है। ठीक है सर, चलो और कुछ चीजें और समझते हैं इसमें। ये लिख लिया क्या, पार्ट्स पर बिलियन। अरे ये भी लिखना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये समझने में काम आएगी आपको कि 2% वेट बाय वेट दे रखा है, उसका मतलब क्या है ये समझो। ये तीनों एग्जांपल दिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है इनको। देखो इस चीज से ही परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इन चीजों से मैं आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सिखा दूंगा। पर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का मैंने एक, मेरा खुद का अलग से एक फॉर्मूला और ड्राइव कर रखा है। उस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे ना, आंसर फटाफट आएगा। एक तरीका और है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने का, क्वेश्चन आता है इससे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से नीट में आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है शायद क्वेश्चन। देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, आपको देखो न्यूमेरिकल देगा, उसमें आपको मिनिमम मोलर मास पूछ लेगा, किसी एलिमेंट की परसेंटेज पूछ लेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, एटी का मतलब एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स बटा इसका मोलर मास, आप लिखो मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उसका मोलर मास या मोलिकुलर वेट इनटू आप कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई। ये बनाया हुआ फॉर्मूला है। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सिखाऊंगा, क्वेश्चन क्वेश्चन से सीखोगे। इसमें परसेंटेज एलिमेंट में आप क्या, कोई क्वेश्चन दूंगा तभी तो सीखोगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, अपन ले लें जैसे नीट में ये हीमोग्लोबिन वगैरह उस पे आया हुआ था ना, एक सल्फर पे भी था, तो अपन बात करें जैसे ए प्रोटीन हैज 3.2% of sulfur, what will be the ये बताओ। अब क्वेश्चन है ए प्रोटीन हैज 3.2% ऑफ सल्फर, व्हाट विल बी द मिनिमम मास ऑफ प्रोटीन, ऐसा पूछ ले। या आपको क्वेश्चन में क्या दे, मिनिमम मास दे के परसेंटेज भी पूछ सकता है सल्फर की, ध्यान रखना है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो एक कॉन्सेप्ट और याद रख लो आप, मतलब सबको ही पता होगा कि मिनिमम
मोलर मास होगा तो यानी मिनिमम है, तो उसमें कम से कम एक एटम तो होगा ना। तो नंबर ऑफ एटम जब मिनिमम बोले तो 1 कर देना है, क्योंकि मिनिमम मोलर मास में कम से कम एक तो एटम होगा, तभी तो मिनिमम होगा। तो नंबर ऑफ एटम मिनिमम की कंडीशन में 1 कर देना है। कान खोल के सुन ले, क्या बोला मैंने? अगर मिनिमम मोलर मास पूछे, मिनिमम का मतलब है मिनिमम, तो उसमें कम से कम एक तो होगा ना एटम, तो एक एटम कर दो नंबर ऑफ एटम की जगह। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। देखो, दो तरीके से करते हैं। पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, परसेंटेज वेट बाय वेट का ही एप्लीकेशन है ये, और क्या है। आपको दे देगा 3.2% ऑफ सल्फर। ठीक है, क्या है? 3.2% सल्फर प्रेजेंट किसमें है? प्रोटीन है इसमें। ठीक है, प्रोटीन में है, 3.2% है सल्फर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3.2 ग्राम 3.2 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है 100 ग्राम प्रोटीन में। अब वो बोल रहा है मिनिमम मोलर मास के लिए तो सल्फर कम से कम एक तो होना चाहिए, और एक सल्फर का वेट कितना होगा, मोलर मास कितना होता है? 32। तो 32, यहां से अपन 1 ग्राम की बात कर लूं, अगर 1 ग्राम सल्फर कितने में होगा? 100 बटा 3.2 ग्राम में, प्रोटीन में, प्रोटीन है आगे। तो 32 ग्राम सल्फर कितने में होगा? 100 बटा 3.2 इंटू 32। अब सर 32 क्यों लिया भाई? पूछा है देख मिनिमम मोलर मास। अगर मिनिमम मोलर मास पूछे तो मिनिमम सल्फर का एक एटम तो होगा ना, और एक एटम मिनिमम एक तो होगा ना, सल्फर एक तो सल्फर तो होगा ना। तो एक सल्फर है तो सल्फर का मोलर मास कितना होता है भाई? एक सल्फर है तो मोलर मास 32 होता है सल्फर का। तो 32 ग्राम में इतना हो गया। तो यानी आपका आंसर आ गया कितना? देखो, इससे ये कैंसिल, और यहां पे आ गया आपका 10, तो 1000 ग्राम। ये है मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन। इस फॉर्म वेट बाय वेट आप ऐसे निकालते हो ना, वो परसेंटेज वेट बाय वेट के कॉन्सेप्ट से निकाला हुआ है। यानी 3.2% सल्फर है, इसका मतलब क्या है कि 3.2 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम प्रोटीन में, तो 1 ग्राम में कितना होगा? इतना, तो 32 ग्राम में इतना हो जाएगा। या दूसरा तरीका, अपना फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है? 3.2 लिख दे भाई, 3.2, ठीक है, इज इक्वल टू एटॉमिक वेट कितना होता है सल्फर का? 32 लिख दे, इंटू नंबर ऑफ एटम्स, मिनिमम एक एटम, मोलर मास कंपाउंड का तो आपको पूछा ही है, इंटू आप कर दोगे 100, तो यहां से आप निकाल लो मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा। देखो 100 ये है, तो 3200 बाई 3.2, तो 1000 ग्राम आ गया। ये ले, हो गया, क्लियर है? तो ऐसे करो भाई सोल्व क्वेश्चंस को। या तो ये तो फॉर्मूले से है भाई, इस फॉर्मूले से, और ये है बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो परसेंटेज एलिमेंट निकाल लोगे। अब यार यहाँ पे देख, मेरी बात सुन, तेरे को मिनिमम मोलर मास दे के परसेंटेज भी पूछ सकता है वो। मिनिमम मोलर मास दे, मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड रख ले, परसेंटेज निकाल दे। समझ रहा है बात? ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है आपको कि 2 ग्राम में 2% होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है? 3.2% सल्फर है, उसका मतलब क्या है? वो परसेंटेज वेट बाय वेट में सिखाया, उससे कर लो। नहीं आता, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले से कर लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई परसेंटेज वेट बाय वेट की। आगे चले, मोलरिटी वगैरह इस पे चलते हैं बना। अब आ जाओ, देखो अब मेन जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उन पे चलते हैं अपन। पहले एक बार मोल फ्रैक्शन आपको समझा दूं, फिर मोलरिटी करते हैं, फिर मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट, इन पे चले जाएंगे। फिर लेवल अप कॉन्सेप्ट तो तब चालू होंगे ग्राम इक्विवेलेंट होने के बाद में। सारे क्वेश्चंस ऐसे करवा दूंगा कि मतलब
टॉप नॉच लेवल ग्राम इक्विवेलेंट से। समझ रहे हो, ये तो कुछ नहीं है, तो बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि एक बार चीजें बेसिक बन जाए, थोड़ा डेवलप हो जाए, ठीक है। वरना रिपीटर्स और ड्रॉपर्स में ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से टफ लेवल से चालू किए जाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट से। ये तो फटाफट 1 घंटे में पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। पर अपन धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें सब कुछ कवर कर रहे हैं भाई, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट्स, ठीक है। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट यार, सब कुछ। नीट के पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा, जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन काई से डिनोट करेंगे, कुछ एक्स बोल देते हैं इसको। काई, ये काई भी होता है वैसे, एक्स बोल देते हैं, एक्स अच्छा लगता है, दैट्स गुड। अब मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है एक, मैंने लिया एक सॉल्यूशन a प्लस बी, उसमें ये है आपके पास सॉल्यूशन। a है आपका सोलवेंट और b है सोल्यूट। अब आपको निकालनी मोल फ्रैक्शन ऑफ a, मोल फ्रैक्शन ऑफ a निकालनी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ a निकालनी है, कैसे निकालोगे? आपको निकालना है मोल a के बटा टोटल मोल Na प्लस Nb। N क्या है भाई? यहाँ पे मोल है, मैंने क्या लिखा? मोल्स ऑफ A अपॉन मोल टोटल। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A। वैसे ही मैं निकाल सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्या होगा? मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अगर मैं रेशियो ले लूं इनका, अगर मैं बोलूं XA अपॉन XB, तो वो क्या होगा ना, देखो XA अपॉन XB, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो देखो N टोटल से, तो N टोटल तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? Na अपॉन NB, तो ये हो जाएगा Na अपॉन NB। इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी बहुत जगह। मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो में होता है। स्टेटमेंट भी आ सकता है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो में होगा, करेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट आगे चले। जैसे मैं एक बात और कर लूं, हमेशा कोई भी सॉल्यूशन है उसमें चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हो, चाहे उसमें 10 कंपोनेंट हो, यहां पे अपन ने सोल्यूट सॉल्वेंट 2 कंपोनेंट्स ले रखे हैं, चाहे बाइनरी हो चाहे ट्राइनरी सॉल्यूशन हो, ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो, कैसा भी सॉल्यूशन हो, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबकी मोल फ्रैक्शन का योग, सबके मोल फ्रैक्शन का सम, ठीक है, 1 के बराबर होता है। यहां पे 2 है तो XA प्लस XB, दोनों का टोटल 1 होता है। इससे आप क्या है कि XA क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB, और अगर XB निकालना चाहे तो 1 माइनस XA हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कितने भी कंपोनेंट्स हो सबका सॉल्यूशन, ठीक है, जो है मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होगा। एक बात। दूसरी बात, इनकी रेंज की बात कर लेते हैं, XA और XB के रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज की बात करूं तो जो है ये 0 से 1 के बीच में हो गए, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है। तो XA लूं या मैं XB लूं, दोनों का रेंज 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। ओके, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, ओके। तो ये इसके रेंज की बात हो गई। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई क्या? अब अपन मोलरिटी पे आ जाते हैं। देखो इसके सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये ज्यादा याद नहीं रखनी, हो जाती है अपने आप ही। सॉल्यूशन में और बताऊंगा इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मोलरिटी की बात कर लेते हैं। मोलरिटी, देखो रिटी, मोलरिटी ये होती क्या है? पहले इसकी एक स्टेटमेंट लिखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये लो, ये मेन चीज है इसकी, यानी
1 लीटर सॉल्यूशन में, समझो बात, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, वही उसकी मोलरिटी होगी। कॉन्सेप्ट दोबारा सीखो। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, वही तो उसकी मोलरिटी होगी। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, समझ में आई। जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट के 3 मोल प्रेजेंट है तो उसकी मोलरिटी 3 होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, समझे। मतलब देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, इसकी यूनिट क्या होती है, मोलर यूनिट होती है। एक बार यूनिट भी लिख लो आप, फिर इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। और यूनिट है मोलर, जैसे मैंने, और इसको कैपिटल एम से शो करेंगे अपन, मोलरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं। जैसे आपको एक जगह दिया हुआ, मान लो एक स्टेटमेंट है 3m यानी 3 मोलर, मोलर को कैपिटल एम से शो, यानी मोलरिटी वही है यूनिट। 3m सॉल्यूशन है आपका, 3m NaCl सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, मीन क्या है 3m सॉल्यूशन का? बेसिक मतलब समझो, किसी भी चीज का आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, बेसिक मतलब समझो, फॉर्मूले अपने आप ही आ जाएंगे। बेसिक मतलब एक बार थोड़ा याद रहना चाहिए भाई, तब कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रैप्स होता है। मैंने इसका मतलब क्या बताया था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल है, वो मोलरिटी है। मतलब आपको, आप देखो 3m मोलरिटी दे रखी है NaCl की, तो इसका मतलब क्या है कि 3 मोल NaCl, 3 मोल NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। समझे बात? 3m का मतलब 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 3m NaCl का मतलब ये। अब सॉल्यूशन कोई भी वाटर ले लो या और कुछ भी ले लो, मतलब समझो चीज का। 3m लिखा हुआ है मतलब 3 मोल है NaCl की, 4m 4 मोल है NaCl की, ये चीज होगी। ये बेसिक चीज समझ में आई क्या? अब देखो इसके फॉर्मूले और इसके और कॉन्सेप्ट्स पे अपन जाते हैं, ठीक है। अपन बात कर रहे थे किसकी, मोलरिटी की। मोलरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं। इसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ या मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये बेसिक मतलब था इसका। समझ रहे हो बात? अब देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। अगर वॉल्यूम ml में कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर ml में ले रहे हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये बात होगी। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या आ सकता है मोलरिटी का, देखो मोल्स है ना, उसको चेंज कर लो आप। मोल्स को किस में चेंज कर लोगे, मोल्स, मोल्स क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। मोल क्या होगा, वेट बटा मोलर मास होता है, कर लो। तो वेट ऑफ सोल्यूट, देखो यहां पे एक चीज और लिख देता हूं मैं, क्या, देखो ए को लिखूंगा मैं सोलवेंट और बी को लिखूंगा सोल्यूट। एनसीईआरटी में यही दे रखा है, बी है सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मोल्स को लिख दिया एन को, बट इनटू वॉल्यूम इन लीटर,
ये हो गया एक फॉर्मूला। समझ में आई बात? अब देखो, अब क्वेश्चन आएगा आपके जो परसेंटेज वेट बाय वेट है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उनसे भी डायरेक्ट मोलरिटी का रिलेशन होता है, वो भी बता देता हूं। देखो इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास किसका? सोल्यूट का। ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलरिटी में रिलेशन। एक रिलेशन और होता है क्या, यहां पे लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब परसेंटेज वेट बाय वेट का कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर मोलरिटी निकालोगे ना, टाइम लग जाएगा। सीधी बात बोल रहा हूं, परसेंटेज वेट बाय वेट से मोलरिटी निकालने तुरंत ये फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, याद कर लो इस चीज को, ठीक है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है, वो और बता देता हूं। जैसे मोलरिटी है और आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे, वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, तब क्या करोगे? इनटू आपको 10 करना है ओनली, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नीचे मोलर मास ऑफ सोल्यूट रखना है, ठीक है। ये हो गया मोलरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट में, मोलरिटी और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में रिलेशन। अब मैं मोलरिटी और मोलेलिटी में रिलेशन बता देता हूं। देखो कैपिटल एम तो है मोलरिटी, याद करना, स्मॉल एम, मैं स्मॉल एम लिख रहा हूं, स्मॉल एम होता है मोलेलिटी। फर्क है दोनों में, ठीक है, फर्क है। अब देखो इनका रिलेशन देख लो, मोलेरिटी और मोलेलिटी का क्या होगा? मोलेरिटी इज इक्वल टू मोलेलिटी, ये स्मॉल है मोलेलिटी, ठीक है, इंटू डेंसिटी इंटू 1000, ठीक है, अपॉन, आप बात करो मोलेरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस 1000। देखो ऊपर इंटू 1000 है, नीचे प्लस है 1000, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट है नीचे, इंटू मोलेरिटी, ये है मोलेलिटी और ये है मोलेरिटी। ये चीज समझ में आई क्या? मोलेरिटी वाले सारे कॉन्सेप्ट। देखो इस पेज, इस स्लाइड्स को देख लो ध्यान से, इस स्लाइड को। मोलरिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, कंफर्म बोल रहा हूं, इससे बाहर मोलरिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहले अब डायरेक्ट क्वेश्चन मत करो यार, एक बार मेरी बात तो सुनो, ये सारे फॉर्मूले एक बार कम से कम 3 या 4-5 बार लिखो, लिख के याद करो एक बार कम से कम, वरना क्वेश्चन नहीं होते तुमसे। ना तुम एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर पाते हो, ना तुम फॉर्मूले से क्वेश्चन कर पाते हो। क्या मतलब? फॉर्मूले एक बार 4-5 बार लिखो, एक बार याद करो। इसमें ये याद होना चाहिए कि स्मॉल एम मोलेलिटी है, कैपिटल एम मोलेरिटी है, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट आता है नीचे, सॉल्वेंट नहीं आता है, ठीक है। हाँ ओके, तो ये नोट कर लो मोलरिटी, तो यहीं तक रखते हैं। अब देखो मोलरिटी के क्वेश्चंस हैं, साथ में मोलेरिटी। देखो मैं क्या कह, मोलेरिटी मोलेलिटी दोनों के क्वेश्चंस, नॉर्मलिटी के क्वेश्चन सब मिक्स में करवाऊंगा फिर, तो ये कॉन्सेप्ट आप कर लो, ठीक है, नोट करो इसको।